हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और चलते हैं कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में। कक्षा 10 गणित का चैप्टर 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण मैंने चला रखा था। दो चर वाले रैखिक समीकरण में लगातार चलते हुए इससे पहले 33 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये 34वां पार्ट है। और इस पार्ट में मैं आपको आपकी प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 4, जिनमें रोमन में कुल 5 सवाल है, ये अपन इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। और इससे पहले प्रश्न नंबर 3 तक के क्वेश्चन मैंने इससे पीछे वाले वीडियो तक हल करवा दिया है। लगातार चलते हुए कोई भी सवाल अपन मिस नहीं कर रहे हैं, लगातार चलते हुए प्रत्येक सवाल अपन हल कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आपकी प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 4, जिसमें रोमन में कुल 5 सवाल है, ये इस वीडियो में अपन हल करेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट्स, यदि आपने इससे पीछे जो 33 पार्ट है उनको आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो उस चैप्टर जो 3 है, इसके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन पे और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में भी लगा रखा है। तो कमेंट्स बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है, वहाँ पे आप प्रत्येक वीडियो को लगातार देख सकते हो। और इसी के साथ स्टूडेंट्स, यदि आप सीधे ही इस पार्ट को देख रहे हो तो आपका देखना बड़ा निरर्थक है, मतलब आपका कोई मतलब नहीं देखने का। यदि आप अच्छे तरीके से आप क्लियर करना चाहते हो तो पार्ट वाइज वीडियो को जरूर देखिए। फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर सेकंड पार्ट देखिए, फिर से थर्ड पार्ट वाइज वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपका देखना सार्थक होगा, वरना कोई भी सार्थक नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें रोमन में कुल स्टूडेंट्स 5 सवाल है। प्रश्न नंबर 4 का रोमन में 5 सवाल है, ये अपन इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 3.5 चल रही है। 3.5 का प्रश्न नंबर 4, जिसमें रोमन में कुल 5 सवाल है, ये आपके सामने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 का रोमन में पहला सवाल। तो आपके सामने प्रश्न नंबर 4 का रोमन में पहला सवाल मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। तो समझेंगे, पहले उसको ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। एक छात्रावास, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझने की कोशिश कीजिए। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग क्या है? नियत है स्टूडेंट्स। एक छात्रावास के मासिक व्यय का मतलब महीने का खर्च का एक भाग नियत है। आगे देखिए क्या कर रहा है। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। एक भाग तो नियत है और उसके बाद में जो शेष है वो इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, जब एक विद्यार्थी ए को जब वह 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ए विद्यार्थी है कोई और वो 20 दिन छात्रावास में रहता है और 20 दिन के लिए उसको 1000 रुपये व्यय करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, एक दूसरा विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है और 26 दिन भोजन करता है, तो छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। मतलब 1180 रुपये उसको छात्रावास के लिए देने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, नियत व्यय ज्ञात करना है और प्रतिदिन भोजन का व्यय ज्ञात करना है कि एक दिन भोजन वो लेता है तो उसको कितने रुपए छात्रावास को देने पड़ते हैं, वो आपको ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार अपने को एक नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य पूछ रहा है, तो नियत व्यय को अपन x मान लेते हैं और प्रतिदिन भोजन के y मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो माना कि छात्रावास में भोजन करने वाले छात्र के लिए नियत व्यय, तो नियत व्यय छात्रावास का नियत व्यय, माना कि छात्रावास का नियत व्यय, तो अपने माना कि छात्रावास का नियत व्यय
माना कि छात्रावास का नियत व्यय x रुपए है। माना कि छात्रावास का जो नियत व्यय है वो कितना मान लेंगे, x रुपए है। माना कि छात्रावास का नियत व्यय x रुपए है तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय y रुपए। माना कि छात्रावास का नियत व्यय x रुपए है तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय y रुपए। ध्यान से समझने की कोशिश करना स्टूडेंट से। इसमें क्या हो रहा है कि नियत व्यय मतलब कि भोजन करे या नहीं करे, यदि जिस विद्यार्थी को छात्रावास में रहना है उसको नियत व्यय x रुपए तो देना ही होगा, और यदि प्रतिदिन वो भोजन करता है तो प्रतिदिन के हिसाब से भोजन का व्यय y रुपए, मतलब एक दिन भोजन करने के y रुपए है। एक दिन यदि वो भोजन करता है तो उसको y रुपए छात्रावास में जमा करवाने होते हैं। ठीक है, तो अब अपन कंडीशन लेंगे प्रश्नानुसार। दो विद्यार्थी अपने थे, विद्यार्थी ए और विद्यार्थी बी। तो अपन विद्यार्थी ए जो छात्रावास में 20 दिन भोजन करता है और उसको छात्रावास को 1000 रुपये व्यय देने पड़ते हैं, 1000 रुपये का व्यय करना पड़ता है, मतलब 1000 रुपये छात्रावास में जमा करवाने पड़ते हैं। ठीक है, 20 दिन यदि वो भोजन करता है तो उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना स्टूडेंट से। मान लो भोजन करे या नहीं करे, नियत व्यय x रुपये है तो ये तो उसको देने ही पड़ेंगे। तो यहां पर मैं x लगा लूं प्लस में। एक दिन भोजन करता है तो y रुपये देने पड़ते हैं, एक दिन भोजन करता है तो y रुपये देने पड़ते हैं। कितने दिन भोजन कर रहा है, 20 दिन भोजन कर रहा है। एक दिन भोजन करता है तो कितने रुपए देने पड़ते हैं, उसको y रुपए देने पड़ते हैं। 20 दिन भोजन कर रहा है तो एक दिन का y हो गया, 2 दिन का 2y हो गया, 3 दिन का 3y हो गया। इस तरीके से 20 दिन का 20y, और देने कितने पड़ते हैं, टोटल रुपए कितने हैं, 1000 रुपए। समीकरण आपके सामने बनकर तैयार हो गया। नियत व्यय x रुपए है और 20 दिन का भोजन करने का व्यय 20y है। यदि दोनों को अपन जोड़ेंगे तो टोटल रुपए वो छात्रावास में कितना जमा करवाता है, 20 दिन का 1000 रुपए। x प्लस में 20y बराबर में 1000। अब मैं आपसे पूछूं x क्या है, नियत रुपए है जिसको छात्रावास में जमा करवाने हैं। 20y क्या है, 20 दिन भोजन करने का व्यय, 20 दिन भोजन करने का व्यय और नियत रुपए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल रुपए वो छात्र जो ए है वो टोटल रुपए कितने जमा करवाया था, 1000 रुपए। तो 1000 आ गया। यहां से पहला समीकरण निकल के तैयार हो गया, x प्लस में 20y बराबर में 1000 हो गया। पहला समीकरण निकल के तैयार हो गया, x प्लस में 20y बराबर में 1000 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना आगे। इसका जो मूल क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 का जो मूल क्वेश्चन है, ये तो रोमन में पहला, इसका मूल जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए, समीकरण युग्म बनाओ और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। बीजगणितीय विधि कितनी बड़ी थी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, इन तीनों में से किसी भी एक विधि से हल करना है। तो अपन प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, यदि स्टूडेंट्स ध्यान से समझ लीजिए, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से जब अपन करेंगे सवालों को तो अचर पदों को अपने को 1000 जो होता है, अचर जो पद है, इसको बराबर के निशान के आगे भी अपन रख सकते हैं, पहले भी अपन रख सकते हैं, लेकिन हर बार अपन आगे रखते आ रहे हैं। तो 1000 जो अचर पद है उसको बराबर के निशान के आगे रख लेंगे। लेकिन वज्र गुणन विधि से जब भी अपन सवाल को करेंगे तो अचर पद को बराबर के निशान के कहाँ रखेंगे, पीछे रखेंगे, पहले रखेंगे। लेकिन इसको अपने प्रतिस्थापन या विलोपन में से किसी भी एक विधि से कर लेंगे, तो या फिर वज्र गुणन विधि से करना चाहेंगे तो वज्र गुणन विधि से भी अपन कर सकते हैं इसको।
तो ध्यान से देखिए, वज्र गुणन विधि से करेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस में 20y, वज्र गुणन से करेंगे तो 1000 को पहले ले आएंगे, ये लो मैंने 1000 को पहले लिख दिया, बराबर में क्या है 0, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, दूसरा समीकरण निकालते हैं, विद्यार्थी बी जो था, विद्यार्थी बी के लिए निकालते हैं, क्या समीकरण बनेगा, विद्यार्थी बी जो है वो 20 दिन छात्रावास में भोजन करता है, 1 दिन छात्रावास में भोजन करता है, उसके वाई रुपए है, 20 दिन छात्रावास में 26 दिन छात्रावास में व्यय करता है, तो x तो नियत हो गया। अब विद्यार्थी जो ए था वो 20 दिन छात्रावास में भोजन किया था, विद्यार्थी ए का समीकरण क्या बना था, x प्लस 20y बराबर 1000। इसी तरीके से विद्यार्थी ए का समीकरण ये बना था, x प्लस में 20y बराबर 1000। विद्यार्थी बी का क्या बनेगा, x प्लस 26 दिन रह रहा है, आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए। विद्यार्थी बी जो है वो 26 दिन भोजन करता है। आप अपने नोटबुक और पेन और रफ कॉपी खोलकर तैयार रख लीजिए, उसमें साथ साथ अंकित कर लीजिए। ठीक है, तो विद्यार्थी जो बी है वो 26 दिन भोजन करता है, तो x तो नियत हो गया, 1 दिन भोजन करने के y रुपए लेता है, 26 दिन भोजन करने के क्या हो गया भाई 26y हो जाएगा। सामने कितने रुपए देता है उसको, छात्रावास को 1180 रुपए लौटाने पड़ते हैं, कितने रुपए 1180 रुपए। तो यहां से इसको हल करेंगे तो x प्लस में 26y माइनस के 1180 बराबर में 0, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने समीकरण 1 और 2 निकाल लिया है। अब अपन ध्यान से देखिए क्या करेंगे आगे। अब अपने को किसी भी एक विधि से इनको अपने को हल करना है। प्रतिस्थापन, विलोपन, बीजगणित, वज्रगुणन विधि, मैं वज्रगुणन विधि से करूंगा, तभी मैंने 1000 और 1180 को बराबर के निशान के कहा रखा है। पहले रखने के बाद में समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 डाला है। तो अब अपन क्या करेंगे, वज्रगुणन विधि से इसका हल अपन ज्ञात करेंगे। मैं आप विधि लगा देता हूं, वज्रगुणन विधि से मैंने लगा दिया है। अब इसके बाद में हल करेंगे तो आपके सामने x का सूत्र लगाऊंगा, x वाला सूत्र लगाएंगे तथा y वाला सूत्र लगाएंगे। यहां पर x वाला ये लो, ठीक है, यहां पर y वाला सूत्र लगा देंगे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, दोनों सूत्र अपन लगाएंगे। और x वाला सूत्र है, x के जो गुणांक होते हैं, ध्यान से देखना, x के जो गुणांक होते हैं ये a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0। यहां पर देखो समीकरण 2 में देखो a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। आपके सामने मान है, तुरंत देख लीजिए। a1 का मान कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, b1 का मान 20 होगा, c1 का मान -1000 होगा, a2 का मान x है, b2 का मान 26 है और c2 का मान -1180 है। ये आपके मान है, इन मानों को ध्यान से देखने की। अब देखो जो x का गुणांक है वो a होता है, x का गुणांक कौन होता है, a होता है। तो x का गुणांक a होता है तो ध्यान रखना x का सूत्र में a ऊपर नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा ऊपर, स्टूडेंट्स, a ऊपर नहीं आएगा, ऊपर आएंगे b और c आएंगे। कौन आएंगे ऊपर, b और c आएंगे। तो जो सूत्र है x का ये आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 और a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पर सूत्र नीचे सेम आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 और ऊपर जो सूत्र है वो c1 a2 माइनस c2 a1। ये लो, मैं इसको वज्रगुणन विधि से कर रहा हूं, आप चाहे तो इसको प्रतिशत विधि से कर सकते हैं। समीकरण आने के बाद में अपने पास बीजगणितीय विधियों में से बीजगणितीय विधि की 3 विधियां हैं, 3 में से अपन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। मैं इसको वज्रगुणन विधि से हल कर रहा हूं। अपन मान रखेंगे, ध्यान से देखना, मान कैसे रखेंगे, मान ध्यान से देखना, इधर x का इधर y का मान आ जाएगा, मान रखेंगे, देखो कैसे मान रखेंगे, ध्यान से देखना। a1 b1 समीकरण 1 में a1 b1 c1 है, समीकरण 2 में a2 b2 और c2 है, समझ गए होंगे। समीकरण 1 में a1 b1 c1 है। अब देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, यहां पर y का मान निकालेंगे अपन। तो a1 b1 और c1, a1 का मान 1 है, b1 का मान 20 है, c1 का मान -1000 है। ठीक है, यहां पर देखिए
A1 का मान A2 का मान 1 है, B2 का मान 26 है और C2 का मान माइनस का 1180 है। हल करने की कोशिश करना, मान रखेंगे अपन। देखिए B1 का मान अपने पास 20 है, तो यहाँ पर लगा देंगे 20 गुना C2 का मान कितना है, C2 का मान माइनस में 1180 है, लगा देंगे। B2 का मान देखेंगे, B2 का मान अपने पास है प्लस का 26, ठीक है। C1 का मान अपने पास कितना है, माइनस का, C1 का मान माइनस का 1000 है, माइनस का 1000 है। यहाँ पे देखने की कोशिश करना, 1 मिनट यहाँ देखेंगे। देखो यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास थोड़ा। देखो B2 का जो मान है वो कितना है, 26 है। C1 का मान माइनस में 1000 है, माइनस में 1000 है। अब देखो नीचे A1 का मान कितना है जी, A1 का मान 1 है, B2 का मान कितना है, 26 है। नीचे देखो B2 का मान 26 है, A2 का मान अपने पास, A2 का मान भी 1 है और जो B1 का मान है वो 20 है। अब नीचे वाला सेम ही आएगा, नीचे वाला उसमें भी सेम आएगा। ऐसे ही A1 का मान 1 है, B2 का मान कितना है, 26 है, A2 का मान कितना है, 1 है और B1 का मान कितना है, 20 है। C1 का मान माइनस में 1000 है और A2 का मान कितना है, A2 का मान 1 है, C2 का मान माइनस में 1180 है और आपका A1 का मान कितना है जी, 1 है। हल करेंगे, यहां से देखिए हल करेंगे अपन, ध्यान से देखना, ये दोनों गुना हो जाएंगे, है ना, मतलब गुना हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखना, 00 तो आ जाएगा सेम वैसा का वैसा, 0 0 00 आएगा, 2 से गुना कर देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, असल की 1, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो गया, 23,600 हो जाएगा। माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस के बन जाएंगे और ये आ जाएंगे कितने, 26,000 आ जाएगा, ठीक है। नीचे 26 के 26, माइनस के 20 आ जाएंगे। इस तरफ भी हल कर देंगे, ऐसे ही सेम हल करेंगे तो माइनस का 1000 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1180 है और नीचे 26 माइनस 20। हल कर देंगे आगे, इसको अपन हल कर लेंगे तो अक्स का मान जो आएगा यहाँ पर 26,000 प्लस के माइनस के 23,600 है, माइनस अपन कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्लस के बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 2 0 आ जाएगी और यहाँ पर 6 में से, मतलब यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा तो 4 बच जाएगा और यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2400 बच जाएंगे और बटे में 6 आ जाएगा, ठीक है। हल करेंगे 6 चौक 24, तो आपके सामने x का जो मान है वो 400 निकल के आ गया और इधर हल करेंगे तो इधर 180 बच जाएगा प्लस का और बटे में 6 है, तो कैसे, बटे में 6 हो गया, 1180 में से 1000 माइनस हो जाएगा तो 6 बटे में आ जाएगा, तो 36 18 30, तो वही का मान कितना आ गया, 30 और x का मान कितना आ गया, 400। तो अपन ऊपर माने थे तो माने उस हिसाब से अपन लिख देंगे, अतः छात्रावास का नियत व्यय, अतः छात्रावास का नियत व्यय कोष्टक में x बराबर 400 रुपये है तथा छात्रावास का नियत व्यय कोष्टक में x बराबर 400 रुपये तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय कोष्टक में y बराबर 30 रुपये। तो छात्रावास का जो नियत व्यय है, अतः छात्रावास का नियत व्यय कोष्टक में x बराबर 400 रुपये तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय जो है कोष्टक में y बराबर 30 रुपये हो गया। ये अपना आंसर निकल के आ गया आपके सामने। अतः छात्रावास का नियत व्यय कोष्टक में x बराबर 400 रुपये तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय कोष्टक में y बराबर 30 रुपये हो गया। ये आपके सामने रोमन में प्रश्न नंबर फर्स्ट पहला हो गया, पहला मैंने करवाया। प्रश्न नंबर 4 का रोमन में पहला, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए स्टूडेंट से, रफ नोटबुक में अंकित कीजिए और फिर आप इसको फेयर नोटबुक में। अब मैंने इसको वज्रगुणन विधि से किया है, आपके पास 2 विधियां और है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, उनसे भी आप इनको करने की कोशिश कीजिए। आंसर आपके सेम ही आएंगे, अलग आंसर नहीं आएगा, सेम ही आंसर आएगा। तो ये रोमन में पहला हुआ है और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ये जो मैंने लिखे हैं ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे, बल्कि यहाँ पर आपको नहीं लिखने हैं, आपको खुद को ध्यान में रखना है। ये समीकरण 1 में जो होता है A1 B1 C1, A1 का मान 1 है, B1 का मान 20 है, C1 का मान -1000 है,
-1 जा रहा है A2 B2 C2, ये मान आपको खुद को पता होना चाहिए। वैसे ये रोमन में पहला हो गया, उसी के साथ चलते हैं रोमन में दूसरा प्रश्न अपन करते हैं। प्रश्न नंबर 4 का रोमन में दूसरा अपन करेंगे, इसको आप अपने नोटबुक को जरूर अंकित कर लीजिए। रोमन में जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है स्टूडेंट्स। चलते हैं रोमन में दूसरे में क्या करा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक बिन 1/3 हो जाती है, एक बिन है वो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह बिन ज्ञात कीजिए, वह बिन ज्ञात कीजिए, मतलब बिन का अंश और हर ज्ञात कीजिए। तो अपन रोमन में दूसरा क्वेश्चन है ये, तो यहां पर लगा देंगे रोमन में दूसरा, तो यहां से लगा देंगे अपन माना कि बिन का अंश x है तथा हर y है। माना कि बिन का जो अंश है वो x मान लिया मैंने और हर जो है वो क्या है, y है। ठीक है, अब आगे अपन समझेंगे आगे क्या कर रहा है। मतलब बिन 1/3 हो जाती है, बिन 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से कितना घटाया जाता है, 1 घटाया जाता है। यहां से हल करेंगे तो बिन आपके सामने ऊपर x नीचे y। बिन जो होती है वो किस रूप में होती है, बट्टे के रूप में होती है। ऊपर अंश आता है, नीचे हर आता है। अंश x माना है अपन तो x तो ऊपर आएगा और हर क्या माना है, y माना है तो y नीचे आएगा। इस तरीके से अब बिन 1/3 हो जाती है, 1/3 सामने लगा दूंगा कब, जब अंश से 1 घटाया जाता है। जब अंश से क्या कर दिया जाता है, 1 घटाया जाता है, अंश से 1 घटाया जाता है। ये लो आपके सामने मैंने लिख दिया x - 1, अंश x है तो अपन x में से 1 घटा दिया और y वैसा का वैसा है, x - 1/y बराबर में 1/3। यहाँ से इसको अपन हल करेंगे तो अंश में से 1 घटाया जाता है तो अंश में से मैंने 1 घटा दिया है। इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, 3 गुना हो जाएगा x - 1 से और सामने y है। x - 1 से 3 गुना हो जाएगा, सामने y है। हल करेंगे 3x, x को 3 से 3x हो गया, 3 एकम 3, सामने y है। अब हल करेंगे 3x यही है, y इधर आएगा तो माइनस का y और सामने बराबर में 3 है। ये समीकरण मैंने 1 हो गया, ये समीकरण कौन सा हो गया, समीकरण 1 हो गया। 3x - y और y पहले आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 3 आगे जाएगा बराबर के निशान के तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन दूसरा समीकरण बनाते हैं। अपन दूसरा जो समीकरण है वो क्या बोल रहा है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। 1/4 हो जाती है, 1/4 सामने लगा दो। 1/4 हो जाती है जब हर में, अंश में तो कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन हर y में 8 जोड़ दिया जाता है। हर y में क्या जोड़ दिया जाता है, प्रश्न में बोल रहा है 8 जोड़ दिया जाता है तो मैंने y में 8 जोड़ दिया। हल इसको मैं करूंगा y प्लस में 8 बराबर में 4x। अब यहां से ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, 4x यहां पर है, 4x यही है, 4x उधर का उधर ही है, y उधर जाएगा अपने पास, या फिर ऐसे समझो 4x इधर आएगा तो माइनस का हो गया, प्लस का y है, 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो गया। माइनस से गुणा कर देंगे क्योंकि शुरू में माइनस अपन नहीं होता है अपने पास तो माइनस से अपन गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करने पर। तो ये 4x प्लस का, ये y माइनस का और ये 8 माइनस का था तो प्लस का हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। आपके सामने दोनों समीकरण बनके तैयार हो गया। दोनों समीकरण बनके अब इनको अपन 3 विधियां अपने पास है, किसी विधि से अपन इनको कर सकते हैं। 3 विधियां अपने पास है, किसी विधि से अपन इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं। पहला समीकरण अपने पास आया है जो 3x - y, 3x - y और बराबर में 3 हो जाएगा। दूसरा जो समीकरण अपने पास आया है 4x - y और बराबर 8। ठीक है, ये दोनों समीकरण आ गया। इन दोनों समीकरणों, पीछे वाला सवाल रोमन में पहला सवाल अपन वज्रगुणन विधि से करे थे तो इसको अपन विलोपन विधि से कर देते हैं। पीछे वाले सवाल को वज्रगुणन विधि से किया था मैंने। समीकरण बनाने के बाद में अपने पास 3 रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से अपन जा सकते हैं।
ठीक है। तो मैं इसको विलोपन विधि से करता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ विलोपन विधि से। जिस भी विधि से करो उस विधि का अपन नाम लिख देते हैं। मैंने लगा दिया विलोपन विधि से। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, तो मैं कैसे करता हूँ, वाई को वाई से काट दूंगा। माइनस वाई है घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या लिख देता हूँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये मैंने लिखा है समीकरण, समी और डॉट लगा दिया। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो अपन ऊपर नीचे लिखेंगे, ध्यान से देखना। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो 1 में से 2 को घटा रहा हूँ। पहले समीकरण 1 लिखूंगा 3x माइनस का y और बराबर में 3। समीकरण 2 इसके नीचे लिखूंगा 4x माइनस का y बराबर में 8। निशान चेंज करूंगा सेकंड वाले समीकरण का, सेकंड वाला जो समीकरण है उसका निशान बदलूंगा। तो ध्यान से देखना, निशान चेंज करूंगा। ये y 4x प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये y माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये 8 प्लस का है तो किसका हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा। हो गया आपके सामने। अब मैं क्या करूंगा, ये 3x प्लस का है, ये 4x माइनस का है, तो बाकी हो जाएगा आपके सामने माइनस का 1x बच जाएगा। और ये y माइनस का, ये y प्लस का, y से y कट जाएगा। 3 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो आपके सामने माइनस का 5 बच जाएगा। तो x का जो मान है निकल के आ गया आपके सामने 5। दोनों समीकरणों को दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करेंगे, वहां से अपने पास आ जाएगा। एक मैंने यहाँ पर भी माइनस से गुणा किया है। यदि आपको ध्यान में नहीं रहता है तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, चूंकि में दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करने पर। तो अपना x का जो मान निकल के आ गया वो 5 निकल के आ गया। ये x का मान समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख सकते हैं अपन, वहां से y का मान आ जाएगा। मैं लगा देता हूँ समीकरण 1 से, तो 1 अपन उतार लेंगे। 1 अपने पास था 3x माइनस वाई बराबर में 3, हल कर देंगे। 3x यही है, x का मान मेरे पास आ चुका है, 3 गुना x का मान 5 है, y यही है। तो आपके सामने माइनस का y और ये 3 का 3, ये 5 थी 15 प्लस के 15 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा जी, माइनस का 15। हल करेंगे, माइनस का y यही है, माइनस के 12। तो आपके पास दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करेंगे तो y का मान कितना निकल के आ गया, 12 निकल के प्राप्त हो गया। ठीक है। अब अपन लिख देते हैं अपने पास x जो आया है वो 5 आया है, y जो आया वो 12 आया है। x अपन क्या माने थे, अंश आया 5 और y जो हर जो आया है वो 12 आया है। अतः वह अभिष्ट भिन्न बराबर, अंश को ऊपर लिखो, भिन्न जो होगी वो अंश बटा हर के रूप में होगी। अंश अपने पास 5 आया है, 5 को ऊपर लिखो, और हर जो अपने पास 12 आया है 12 को नीचे। तो अपने पास आंसर निकल के आ गया 5/12। तो वो जो भिन्न हो गई वो अपने पास कितनी आ गई, 5/12। 5/12 अपनी भिन्न हो गई। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। पहले रफ नोटबुक में अंकित कीजिए, उसके बाद में फेयर नोटबुक में अंकित कर लीजिए। मैंने इसको विलोपन विधि से किया है, आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, वज्रगुणन विधि से भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। आप किन अन्य विधियों से करके देखना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना कि आपका आंसर x का मान 5 और y का मान 12 ही आया है क्या। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर से करिए। तो रोमन में कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। इसको अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और इसी के साथ चलते हैं रोमन में तीसरा अपन करते हैं। रोमन में जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में उसको हल करेंगे। क्या कर रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, मतलब एक कोई टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में यश ने 40 नंबर प्राप्त किए। ठीक है, आगे देखिए। जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यश को प्रत्येक सही उत्तर पर तो 3 अंक मिले। मान लो कोई किसी क्वेश्चन का उत्तर वो सही करता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, और यदि मान लो किसी क्वेश्चन का वो उत्तर गलत करता है तो उसके 1 नंबर कटता है, देने के बजाय उसके 1 नंबर कट जाता है।
मतलब सही उत्तर का 3 नंबर मिलते हैं और गलत उत्तर का 1 नंबर क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। आगे समझिए, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, आगे बोल रहा है यदि सही उत्तर पर 3 अंक की बजाय यदि उससे 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो यश के 50 नंबर आ जाते। कितने नंबर आ जाते, 50 नंबर आ जाते। तो आगे क्या करा, टेस्ट में कितने परसेंट थे, टेस्ट में कुल कितने परसेंट थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन करेंगे, टेस्ट में कुल परसेंट कितने थे। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को पहले हल करेंगे, मतलब 2 समीकरण बनाएंगे और उन दोनों समीकरणों को अपन बनाने के बाद में बीजगणितीय विधियों में से बीजगणित की 3 विधियां है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन, इन तीनों में से किसी भी एक विधि से उसको हल करेंगे अपन। ठीक है, तो सही अपने को टेस्ट के कुल परसेंट ज्ञात करने हैं कि टेस्ट में कुल परसेंट कितने थे। तो सही परसेंट यस द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या मान लेंगे और यस द्वारा किए गए गलत प्रश्नों की संख्या अपन मान लेंगे, है ना। तो अपन लिख देंगे, माना कि यस द्वारा मैंने क्या लिखा है, माना कि यस द्वारा किए गए, माना कि यस द्वारा किए गए, माना कि यस द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या, माना कि यस द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या x है, माना कि यस द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या x है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, या सही प्रश्नों की जो संख्या है वो कितनी है, x है। माना कि यस द्वारा किए गए सही प्रश्नों की जो संख्या है वो x है, तथा गलत प्रश्नों की जो संख्या है वो y है, तथा गलत प्रश्नों की जो संख्या है वो y है। मान लो कि यस द्वारा किए गए सही प्रश्नों की जो संख्या है वो x मान ली मैंने, और गलत प्रश्नों की जो संख्या है वो मैंने क्या मान ली, y मान ली। ठीक है, अब आगे अपन हल करते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, पहले 2 कंडीशन प्रश्न में दे रखी है, यस की ही 2 कंडीशन है। यस ऐसे कर रहा है कि यस के द्वारा यदि यस सही प्रश्न करता है, किसी प्रश्न का उत्तर सही करता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं। तो ध्यान से देखिए, सही उत्तर जब करता है, सही उत्तर और गलत उत्तर, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, सही उत्तर और गलत उत्तर। सही उत्तर एक क्वेश्चन, एक प्रश्न यदि सही करता है तो उससे 3 अंक मिलते हैं, उसको 3 अंक मिलते हैं, और गलत करता है एक क्वेश्चन तो 1 अंक क्या होता है, कटता है। मतलब कटता है मतलब कम हो जाता है, 1 अंक क्या हो जाता है स्टूडेंट से, कम हो जाता है। अब यहां पर देख लीजिए, यस द्वारा किए गए प्रश्नों की संख्या, यस द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या अपन कितनी मानी है, x मानी है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, x उसने सही प्रश्न करे है, 1 प्रश्न सही करता तो 3 अंक मिलते हैं उसको, 1 प्रश्न सही करता तो 3 अंक मिलते हैं, 2 प्रश्न सही करेगा तो 3 गुना 2 मतलब 6 अंक मिलेंगे, समझ रहे हो। 3 प्रश्न सही करेगा तो 3 गुना 3 बराबर 9 अंक मिलेंगे। 4 प्रश्न सही करेगा तो 4 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 4 बराबर 12 अंक मिलेंगे। 1 प्रश्न सही करता तो 3 नंबर मिलते हैं, 2 प्रश्न सही करता तो 3 गुना 2 6 हो गया, 3 प्रश्न सही करता तो 3 गुना 3 9 हो गया,
4% सही करता है तो 4 गुना 3 बराबर है, 3 गुना 4 बराबर 12 हो गया। अक्स सही करता है तो आपके सामने 3 गुना x बराबर 3 अक्स नंबर। तो प्रश्न अनुसार सही प्रश्न करेगा तो उसको 3 अक्स नंबर आएंगे। लेकिन गलत भी कर रहा है, वो कितने कर रहा है, वाई कर रहा है। और एक गलत करता तो 1 नंबर कटता है, एक गलत करता है तो 1 नंबर कट जाता है। लेकिन वाई गलत कटे है तो आपके सामने वाई नंबर कट जाएंगे। और टोटल नंबर कितने आए, यस के 40 नंबर आए। तो मैं सामने कितना लगा दूंगा, 40 लगा दूंगा। हो गया आपके सामने 3 अक्स माइनस वाई बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण आपके सामने पहला बन के तैयार हो गया। दूसरा समीकरण पर लिखते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या करता है, प्रश्न में क्या बता रखा है, यदि उसे आगे क्या करा, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। यश के कितने नंबर आ जाते, 50 नंबर। मतलब सही उत्तर पर उसके 3 की बजाय यदि 4 मिलते और अशुद्ध पर 1 की बजाय यदि 2 करता तो उसके 50 नंबर आते। तो ध्यान से देखना, 3 की बजाय उससे 4 मिलते तो यहां 4 अक्स आ जाएगा, और 1 की बजाय 2 करते तो यहां 2 आई आ जाएगा। और सामने टोटल नंबर कितने मिलते, उसको 50 नंबर मिलते। इस समीकरण को थोड़ा छोटा कर देंगे अपन, दोनों पक्षों में अपन 2 का भाग इसमें दे देंगे। तो आपके सामने समीकरण बन के तैयार हो जाएगा 2 अक्स माइनस का वाई। दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे अपन। 4 अक्स में 2 का भाग देंगे 2 अक्स, 2 वाई में 2 का भाग देंगे वाई, और 50 में 2 का भाग देंगे तो 25। ये आपके सामने समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा 2। तो इन दोनों समीकरणों को आप बीजगणितीय की 3 विधियों में से किसी विधि की सहायता से अपन हल कर सकते हैं। वापस समझने की कोशिश कीजिए, मैं फिर एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। शायद नहीं आया है, मुझे पता है, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए, यस का यदि 1% का उत्तर सही करता है तो उसे 3 नंबर मिलते हैं। यस कितने सही कर रहा है, अक्स परसेंट सही कर रहा है, तो 3 अक्स नंबर हो गया। सही करने के नंबर कितने हो गए, 3 अक्स हो गए। और जब वो 1% गलत करता है तो वाई नंबर करता है। 1% सही करता है, 1% गलत करता है तो उसको कितना नंबर करता है, 1 नंबर करता है। लेकिन कितना गलत कर रहा है, वो वाई गलत कर रहा है तो उसको 1% गलत करने का 1 नंबर करता है। तो y% गलत करने के y नंबर कट गए। तो आपके टोटल कितने नंबर आए, 3x। 3x में से कितना कटेगा, मतलब कितना कम हो जाएगा, तो 3x में से मैंने y घटा दिया, इसलिए मैंने माइनस का निशान लगाया बीच में। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उसने कितने परसेंट सही किए, x% सही किए। 1% सही करने के नंबर कितने आते हैं, 3 नंबर आते हैं। तो 1% सही करने के जब 3 नंबर आते हैं तो x% सही करने के कितने नंबर आए, 3 अक्स आए। 1% गलत करता है तो उसके नंबर कितने कटते हैं, 1 नंबर कटता है। गलत कितने करे, y करे, तो y% गलत करने के कितने नंबर कटेंगे, y नंबर कटेंगे। कटने का मतलब माइनस होगा, कम हो जाएंगे। तो 3 अक्स नंबर में से y नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 अक्स नंबर में से y नंबर माइनस हो जाएगा। तो आपके सामने उसको कितने नंबर आए, फिर 40 नंबर आए। ये प्रश्न में कहा है। और यदि कल्पना की गई है वापस, यदि 3 नंबर की बजाय सही उत्तर के 3 नंबर की बजाय यदि 4 अंक मिलते, 4 नंबर मिलते, उसको 4 अंक मिलते, और अशुद्ध उत्तर का 1 नंबर की बजाय 2 नंबर कटते तो उसको 50 नंबर मिलते। तो ध्यान से देखिए, 3 के बजाय 4 अक्स और y 2y, 4 अक्स में से 2y माइनस हो जाएगा। तो आपके सामने मैंने 50 लगा दिया। इस समीकरण में दोनों पक्षों में मैंने 2 का भाग दिया। 2 का भाग दिया तो यहाँ तो 2 अक्स आ गया, इसमें 2 का भाग दिया तो आपके सामने y आ गया, इसमें 2 का भाग दिया तो 50 में 2 का भाग दिया तो 25 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को अपने को हल करना है। चाहे इसे अपन प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, चाहे अपन विलोपन विधि से कर सकते हैं, और चाहे वज्र गुणन विधि से अपन कर सकते हैं। इससे पीछे वाले 2 सवाल अपन कंप्लीट करे हैं। पहले सवाल में मैंने वज्र गुणन विधि से किया था, सेकंड वाले सवाल में मैंने विलोपन विधि से किया था। थर्ड वाला सवाल है, इसमें अपन प्रतिस्थापन विधि से कर देते हैं। पहले सवाल में वज्र गुणन से किया था, दूसरे सवाल में विलोपन विधि से किया था। ये सेकंड वाला सवाल है, थर्ड वाला सवाल है। थर्ड वाले सवाल में अपन प्रतिस्थापन विधि से कर देते हैं। तो यहां पर मैं लगा देता हूं प्रतिस्थापन विधि का नाम लिख देते हैं प्रत्येक बार, प्रतिस्थापन विधि से।
तो अपन वज्रगुणन भी कर लिए, वो विलोपन भी कर लिए। अब अपन प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लिए। चाहे आप किसी विधि से हल कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो मैंने विधि नाम लिख दिया। अब अपन प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में कैसे करते हैं ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पहले अपन समीकरण 1 से, तो मैंने पहले समीकरण अपन 1 ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो, समीकरण 1 उतारते हैं, 3x माइनस का y बराबर में 40 हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, 3x यही है, या एक साथ ही निकाल दो, x बराबर है 40 माइनस y है, उधर जाएगा तो प्लस का y, बट्टा में कौन आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा आपके सामने 3, गुणा में तो बट्टा में 3 आ जाएगा। ये समीकरण 3 हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो, समीकरण कौन सा हो जाएगा, 3। x का मान मैंने निकाला है 40 प्लस y, 40 उधर ही था, y माइनस में है, उधर गया तो प्लस में हो गया, 40 प्लस y बटा में 3 हो गया। अब आगे देखिए क्या करेंगे अपन, ध्यान से समझिए। आगे अपन समीकरण 2 ले लेंगे अपन, और समीकरण 2 में समीकरण 1 से निकाला हुआ मान, समीकरण 1 से x का निकाला हुआ जो मान है ये अपन समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 लिख देता हूं मैं, 2x माइनस का y बराबर में कौन है, 25 है। हो गया। अब अपन इसमें मान रख देते हैं, 2 का तो 2 हो गया, और x की जगह क्या लगा देंगे, 40 प्लस y, 40 प्लस y, और बट्टा में कितना है जी, 40 प्लस y है, बट्टा में आपके सामने 3 है, और हल कर देंगे। 40 प्लस y बट्टा में 3 है, माइनस का y बराबर में 25 हो गया। इसके बाद में इसको अपन हल करेंगे। देखने यहाँ पर कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिए। हल कैसे करेंगे, ये 2 गुणा में है, 2 जो है ये इस कोष्ठक के बाहर है, इसका मतलब ये 2 जो है वो 40 से गुणा होगा और y से गुणा होगा। 2 को 40 से गुणा करेंगे तो 80, 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y, और बट्टा में 3 है, और यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे, माइनस का y है, माइनस का y है, लघु बट्टा में 1 है, और सामने 25 का 25 है। अब अपन इसका लसागु ले लेंगे। तो ध्यान से देखिए, लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम किस तरीके से लेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। लघुत्तम जो है वो कैसे लेंगे, सामने तो 25 का 25 है, लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3 है, और इधर कौन है, इधर 1 लगाया हूँ, 3 का 3 है, 3 में 3 का भाग देंगे, 1 आएगा, और 1 को इन सब से गुणा करेंगे तो ये सब आ जाएगा 80 प्लस का 2y माइनस का 3 में भाग दूंगा 1 का 3 आएगा, और 3 को गुणा करूंगा y से तो 3y आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3y आ जाएगा। अब इसके बाद में आगे हल कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। 80 वैसा का वैसा है, और ये 3 जो है वो इधर जाएगा, ये 3 भाग में है, किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। तो आपके सामने ये जो 3 है ये 25 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हल करेंगे तो आप देखना क्या आ जाएगा, 80 यही है, 80 तो यही है, और 2y और माइनस का 3y, प्लस का 2y माइनस का 3y, माइनस का y आ जाएगा, माइनस का y, और ये जो है 3 25 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3 जो है ये 25 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो गुणा हो जाएगा तो 25 कितना हो गया, 75। तो हल करेंगे, माइनस का y है 75, 80 उधर जाएगा तो माइनस का 80, तो माइनस के y बराबर माइनस के 5, तो y का मान निकल के आ गया आपके सामने 5। कितना मान आ गया y का मान आ गया 5। कितना मान आ गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, y का मान कितना आ गया, 5। मैं इस पेन से कर देता हूँ, ब्लैक वाले पेन से कर देता हूँ, ध्यान से समझिए। ब्लैक वाले पेन से मैं कर देता हूँ 80 माइनस का y बराबर में 25 75 हो जाएगा, 25 75 हो गया। अब यहाँ से माइनस y यही है, 75 माइनस में 80, तो माइनस के y बराबर माइनस का 5, तो y का मान निकल के आ गया 5। y का मान कितना आ गया, 5 अपने पास आ चुका है। अब अपन y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, चाहे समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। ऐसा ही अपन प्रतिस्थापन विधि में खूब सारे सवाल निकाले थे अपन, आपकी एक्सरसाइज 3.3 में 3.3 मैंने पीछे करवा दी है, तो प्ले लिस्ट में जाकर 3.3 वाला वीडियो जरूर से देखें। समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 में किसी में भी अपन रख सकते हैं। समीकरण 1 अपना 2x माइनस वाई, समीकरण 1 है 2x माइनस का y बराबर में 25। हल करेंगे, 2x यही है, y का मान कितना रख देंगे 5, सामने 25 है, तो 2x यही है, 25 प्लस 5, 5 आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा,
तो 2x बराबर 30 हो जाएगा। तो x का जो मान है वो 30 बटा कितना हो जाएगा 2 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 15। x का मान कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। x का मान 15 आ गया। अब आपके सामने ध्यान दीजिए, x का मान 15 आ गया। पर्सन में क्या पूछा गया था अपने को, टेस्ट में कुल पर्सन कितने थे, टेस्ट में कुल पर्सन कितने थे, टेस्ट में कितने पर्सन थे, टेस्ट में पर्सन कितने थे। तो ध्यान से देखिए, x का मान अपने पास कितना आ गया 15 और y का मान कितना आ गया 5। तो यहाँ पर x और y अपन क्या माने थे, यस द्वारा किए गए सही पर्सनों की संख्या x। तो यस ने सही पर्सन कितने किए हैं 15, सही पर्सन कितने किए उसने 15 पर्सन किए, और गलत पर्सन y माना था तो गलत पर्सन कितने किए 5। तो यस ने कुल पर्सन जितने थे उनमें से 15 तो सही किए और 5 उसने गलत किए। तो 15 और 5 टोटल पर्सन कितने थे टेस्ट में 20 पर्सन थे। तो अपन लिख देंगे, अतः वाली लाइन अपन लिखेंगे, ध्यान से देखिए, अतः वाली लाइन लिखेंगे। तो अतः टेस्ट में कुल पर्सन, अतः टेस्ट में कुल पर्सन बराबर 15 + 5 20 थे। टेस्ट में कुल पर्सन 15 + 5 कितने थे 20 पर्सन थे। अतः टेस्ट में कुल पर्सन बराबर 15 + 5, अतः टेस्ट में कुल पर्सन बराबर 15 + 5, ये 15 x का मान आया ऊपर। अतः टेस्ट में कुल पर्सन 15 + 5 बराबर 20 थे। तो ये अपना रोमन में तीसरा सवाल हो गया। टेस्ट में जो कुल पर्सन थे वो कितने थे 20 पर्सन कुल पर्सन थे। तो टेस्ट में 20 पर्सन थे। यस ने टेस्ट में कुल पर्सन, यस ने जो टेस्ट दिया उसमें कुल पर्सन 20 थे। कैसे, यस ने जो हल पर्सन सही पर्सन किए उनकी संख्या 15 है, क्योंकि x का मान 15 आया तो x क्या माने थे अपन सही पर्सनों की, यस द्वारा किए गए सही पर्सनों की संख्या। तो यस ने सही पर्सन तो 15 किए है और गलत पर्सनों की जो संख्या है वो 5 है। तो यस आता है टेस्ट में कुल पर्सन कितने थे 15 + 5 बराबर 20 पर्सन थे। तो इसको आप अपनी नोटबुक को जरूर अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ अपन आगे वाले रोमन में प्रश्न नंबर चौथा अपन करेंगे। चौथा वाला क्वेश्चन आपको अगले वाले वीडियो में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, तो आगे वाले जो 2 क्वेश्चन है रोमन में चौथा और रोमन में 5वां, वो आपको अगले वाले वीडियो में अपन कराएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, और साथ ही आपके अन्य साथी उन तक भी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर चौथा, जिसका रोमन में पहला, दूसरा, तीसरा मैंने इस वीडियो में हल करवाया हूँ, और रोमन में चौथा और 5वां इससे अगले वाले वीडियो में मैं हल कराऊंगा आपको। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।